हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 के लिए एग्ज़ाम का एनालिसिस। आज है दोस्तों 28 अगस्त, और 28 अगस्त को जो भी सभी शिफ्टों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं उन सभी का आज हम अध्ययन करेंगे। बहुत ही शानदार सा सेशन रहने वाला है आप सभी के लिए। जो भी विद्यार्थी मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहा है या जिस भी विद्यार्थी का एग्जाम रह गया है, तो उसके लिए ये क्लास शानदार साबित होने वाली है। चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में जो आपका पुलिस आरक्षक का एग्जाम हो रहा है, उसमें है आज 28 अगस्त, और 28 अगस्त में सभी शिफ्टों के लगभग 25 से ज़्यादा क्वेश्चन रहने वाले हैं। कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, जैसे आज क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई, अमेरिका की क्रांति का नायक कौन है, एस्प्रिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, सलमान खान का जन्म कहाँ पर हुआ था, और गोरी मारिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को आज मिले थे। तो इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, सभी से निवेदन है कि इस क्लास को पूरा देखिएगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था एस्प्रिन का आविष्कार किसने किया था। बात करेंगे अगर एस्प्रिन के बारे में, तो ये दोस्तों क्या है, एस्प्रिन एक दर्द निवारक दवा है। क्या है दोस्तों, याद रखेंगे, दर्द निवारक दवा है आपकी एस्प्रिन, ठीक है, याद रखेंगे, यानी कि एंटीबायोटिक कह सकते हैं, ठीक है। अगर बात कर लें एस्प्रिन के आविष्कार की दोस्तों, तो याद रखेंगे फेलिक्स हाफमैन नामक व्यक्ति थे, एक साइंटिस्ट थे फेलिक्स हाफमैन, और फेलिक्स हाफमैन के द्वारा दोस्तों इसका क्या किया गया था, आविष्कार किया गया था। एस्प्रिन का आविष्कार फेलिक्स हाफमैन ने किया था। एस्प्रिन का उपयोग ऊतकों को दर्द में राहत देने तथा रक्त का थक्का रोधी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। एक एंटीबायोटिक दवा है जो आपकी दर्द निवारक है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज पूछा गया था कि शबाना आजमी निम्नलिखित में से क्या नहीं है। अगर बात कर लेंगे शबाना आजमी के बारे में, तो शबाना आजमी क्या है दोस्तों, ये आपकी एक क्या है, ये दोस्तों आपकी हैं अभिनेत्री, क्या है, कह सकते हैं अभिनेत्री हैं, यानी कि जो फिल्म में हीरोइन वगैरह होती हैं वो है, ठीक है, अभिनेत्री हैं। ये क्या करती हैं, फिल्मों में काम करती हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया था कि ये क्या नहीं है, फोक डांसर, यानी कि लोक नर्तक नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, लोक नर्तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका यही हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, नहीं पूछा है, तो नहीं में आपका लोक नर्तक हो जाएगा। अगर शबाना आजमी की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये हिंदी फिल्मों में अभिनेत्री हैं, वह फिल्म, टेलीविज़न और रंगमंच के जो रंगमंच होता है उसमें क्या करती हैं दोस्तों, ये अभिनेत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। अगर बात कर लें इनका संबंध किससे है, तो याद रखेंगे जावेद अख्तर की पत्नी है। आप सभी ने जावेद अख्तर का नाम बहुत खूब सुना होगा, ये उनकी पत्नी में है। और अगर पूछा जाए दोस्तों ये चर्चा में क्यों है, क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, तो अभी हाल ही में ये चर्चा में इसलिए है कि एक पिक्चर आई है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में दोस्तों शबाना आजमी ने 70 साल की उम्र में, याद रखेंगे, शबाना आजमी ने 70 साल की उम्र में धर्मेंद्र से, किससे, याद रखेंगे, सन्नी देओल को जो पिताजी हैं धर्मेंद्र से एक किसिंग सीन किया है, उसमें ये विवादित रही हैं। इस कारण रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में किसिंग सीन से संबंधित जो विवाद है, इस कारण इस चर्चा में रही, इसलिए इनसे पूछा गया है इनके बारे में क्वेश्चन कि शबाना आजमी कौन है। तो याद रखेंगे ये एक अभिनेत्री है, ठीक है, जावेद अख्तर की पत्नी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था विश्व में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। अगर बात कर लें विश्व में पुनर्जागरण के अग्रदूत के बारे में, तो याद रखेंगे दोस्तों ये हो जाएंगे आपके दांते। कौन हो जाएंगे, दांते। और दोस्तों विश्व में पुनर्जागरण हुआ कहाँ पर था, क्वेश्चन ऐसा पूछ ले तो बताना है विश्व में पुनर्जागरण आपका इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, याद रखेंगे, इटली का जो दोस्तों फ्लोरेंस शहर था, इटली के फ्लोरेंस शहर में विश्व में पुनर्जागरण हुआ था। और इसका जो अग्रदूत है, यानी कि जो जनक कह सकते हैं, वो आपके कौन हो जाएंगे, दांते। और दांते की प्रसिद्ध पुस्तक है डिवाइन कॉमेडी, ये भी याद रखना है, एग्जाम में पूछी जाती है। अगर बात कर लें दोस्तों भारत के संबंध में, भारत के पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो राजा राममोहन राय को कहा जाता है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और इन्होंने दोस्तों सती प्रथा का विरोध किया था, किसका, सती प्रथा का। और इन्होंने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आज पूछे गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था अंतरिक्ष में मलबे को कम करने के लिए 2023 में अपना पहला लकड़ी सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अगर बात कर लेते हैं लकड़ी सैटेलाइट के बारे में, तो दोस्तों आपका जापान टेक्नोलॉजी के मामले में एक अच्छा सा देश है, नंबर 1 कह सकते हैं। और जापान ही दोस्तों क्या करेगा, लकड़ी का सैटेलाइट पहली बार अंतरिक्ष में छोड़ेगा। और इनमें से दोस्तों जापान की एक कंपनी है जिसका नाम है सुमितोमो, सुमितोमो फॉरेस्ट्रो कंपनी, क्या है, सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी, और क्योटो यूनिवर्सिटी, क्योटो यूनिवर्सिटी, इन दोनों के द्वारा संयुक्त प्रयास से दुनिया का पहला लकड़ी रॉकेट क्या किया जाएगा, लकड़ी रॉकेट, यानी कि जो लकड़ी जो रॉकेट होगा वो अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो लकड़ी का रॉकेट कौन बनाएगा,
आपका दोस्तों बनाएगा, कौन बनाएगा, तो याद रखना है जापान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अगर बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में, तो दोस्तों याद रखना है अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है इसकी स्थापना साल 1945 में हुई थी। ठीक है, स्थापना की बात की जाए तो 1945 में हुई थी, लेकिन ये चर्चा में कब आया था, तो चर्चा में आया था दोस्तों 1944 में। कब आया था, याद रखना है दोस्तों 1944 में ये चर्चा में आ गया था। 1944 में अमेरिका में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उस समय समाप्त होने की कगार पर था, तो उसी समय 1944 में अमेरिका में एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हो रहा था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हो रहा था किस तरह से विश्व युद्ध को समाप्त किया जाए और आगे की चर्चा क्या की जाए, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे की जाए। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में दोस्तों दो बैंकों की स्थापना हुई थी, जिनमें से एक था आपका विश्व बैंक जिसे हम WB के नाम से जानते हैं, और दूसरा बैंक था आपका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम दोस्तों IMF के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और आपका विश्व बैंक, इन दोनों की स्थापना का जो प्रारूप था 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में तैयार किया गया था। और WBB की स्थापना 1944 में हो चुकी थी, लेकिन 1945 में दोस्तों आपकी स्थापना हुई थी किसकी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये दोनों क्या करती हैं दोस्तों, ये लोन प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1945 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था संविधान सभा की प्रथम बैठक किस वर्ष हुई। अगर बात कर लेते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक के बारे में, तो प्रथम बैठक होती है दोस्तों आपकी 1946 में, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। और इसका जो अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था वो दोस्तों बने थे इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा। जबकि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इस बैठक में आपका अध्यक्ष चुन लिया जाता है परमानेंटली राजेंद्र प्रसाद को। किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंटली अध्यक्ष चुन लिया जाता है। कब, तो याद रखना है 11 दिसंबर 1946 को। अगर बात कर लेते हैं संविधान सभा की, तो दोस्तों संविधान सभा का जो गठन है ये कैबिनेट मिशन के तहत वर्ष 1946 में किया गया था। अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कैबिनेट मिशन किस वर्ष आया था, तो याद रखना दोस्तों ये आया था आपका मार्च 1946 में। कब आया था, 1946 के मार्च महीने में कैबिनेट मिशन भारत आता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। और संविधान सभा का गठन होता है जिसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं, जबकि दोस्तों आपके जो स्थायी अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और इसी के तहत दोस्तों एक आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, यानी कि प्रारूप समिति बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी, और प्रारूप समिति बनती है दोस्तों, इसके जो हेड बनते हैं दोस्तों वो बनते हैं आपके BR अम्बेडकर। कौन बनते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इसके क्या बनते हैं, आपके हेड बनते हैं। इसको भी याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। देखिए अगर बात कर ली जाए 12 अगस्त की, तो 12 अगस्त को दोस्तों हम 2 दिवस मनाते हैं, जिनमें से आपका वर्ल्ड यूथ डे यानी कि विश्व युवा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विश्व युवा दिवस। ठीक है, इसको याद रखना है। इसके अतिरिक्त दूसरा मनाते हैं विश्व हाथी दिवस। क्या मनाते हैं, वर्ल्ड एलिफेंट डे, ये भी मनाते हैं, इसको याद रखना है। तो इनमें से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था ये आपको बताना है। ठीक है, युवा दिवस पूछा गया था या हाथी दिवस पूछा गया था, या दोस्तों अगर पूछा गया होगा राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या पूछा गया होगा, 2 कंफ्यूजन क्वेश्चन है, इनमें याद रखना है। एक होता है राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि दोस्तों आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को, और ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि पर। जबकि विश्व युवा दिवस हम मनाते हैं 12 अगस्त को, और इसी के साथ विश्व हाथी दिवस भी मनाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों स्टार भारतीय खिलाड़ी सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित हैं। अगर बात कर लेते हैं सानिया मिर्जा के बारे में, तो दोस्तों सानिया मिर्जा भारत की एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रही हैं। और दोस्तों याद रखना 2007 में सानिया मिर्जा ने WTA यानी कि वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन की जो सिंगल रैंकिंग थी वो 27वें स्थान पर पहुंची थी, जो अभी तक के रिकॉर्ड में भारतीय टेनिस इतिहास के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की रैंकिंग थी। 2015 में इन्होंने युगल वर्ग में, यानी कि जो युगल वर्ग होता है, जो डबल्स होता है, उसमें दोस्तों इन्होंने WTA की रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखना है। और कह रहा है इस कीर्तिमान को हासिल करने वाली मिर्जा अभी तक इकलौती भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, इनके द्वारा लगभग 3 आपके मिक्स डबल खिताब जीते गए हैं। कौन से खिताब, तो याद रखना है मिक्स डबल। ठीक है, मिक्स डबल खिताब इनके द्वारा 3 जीते गए हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ग्रैंड स्लैम होते हैं। ठीक है, तो टेनिस स्टार सानिया मिर्जा किससे संबंधित हैं, आपकी टेनिस से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों गेहूं किस मौसम की फसल है। अगर गेहूं के बारे में पूछा गया होगा तो दोस्तों ये आपकी हो जाएगी रबी की फसल। इस क्वेश्चन की चर्चा हमने कल ही की थी। गेहूं किस मौसम की फसल है, तो याद रखना है रबी की फसल है। इसके अतिरिक्त इसमें आपका सरसों आता है। क्या आता है दोस्तों, सरसों आता है। उसके अलावा आपका मटर आता है, फिर आपका चना आता है, ये याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त कौन आता है, एक और आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। खरीफ की फसल की बात करें तो दोस्तों इसमें आपकी आती है मूंगफली। ठीक है, क्या आती है, मूंगफली आती है। ठीक है, मूंगफली के अतिरिक्त आपका क्या आता है, याद रखना है ज्वार आ जाता है। क्या आ जाता है, ज्वार आ जाता है, बाजरा आता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त क्या आता है, मक्का आता है।
ये सारी की सारी फसलें किसकी है, खरीफ की हैं। और जायद की फसल की बात की जाए दोस्तों तो इसमें आपकी आ जाएगी ककड़ी, क्या आ जाएगी, ककड़ी। ककड़ी के अतिरिक्त खीरा, खीरा के अतिरिक्त आपका तरबूज, ठीक है, तरबूज, तरबूज के अतिरिक्त आपका खरबूजा, ये भी याद रखना है, खरबूजा। इसके अतिरिक्त दोस्तों आता है आपका मूंग। ये सारी की सारी किसकी फसलें हैं, ये जायद की फसलें हैं, ठीक है। इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको सभी को याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा गेहूं किसकी हो जाएगी, रबी की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, भारत में शहीद उधम सिंह की 120वीं जयंती कब मनाई गई है। ऐसा क्वेश्चन आया था कि शहीद उधम सिंह की 120वीं जयंती कब मनाई गई है। तो याद रखेंगे 26 दिसंबर 2019 को, 26 दिसंबर 2019 को दोस्तों सरदार उधम सिंह की 120वीं जयंती मनाई गई है। अगर बात कर लेते हैं सरदार उधम सिंह के बारे में, तो ये क्रांतिकारी नेता थे। वर्ष 1940 में मार्च के महीने में इन्होंने माइकल ओडायर, किसको, माइकल ओडायर को लंदन के किंगस्टन हॉल में गोली मार दी थी। क्योंकि सरदार उधम सिंह को लगता था कि जो माइकल ओडायर है, कौन है, माइकल ओडायर, ये क्या है, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी है। और इस कारण जब 13 अप्रैल 1919 में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इसमें सरदार उधम सिंह का पूरा परिवार शहीद हो गया था। और इस समय इनकी उम्र लगभग 11 से 12 वर्ष थी और ये बच गए थे, ठीक है, ये याद रखना है। और जब ये बच गए तो 1940 में मार्च के महीने में ये जाते हैं लंदन, और किंगस्टन हॉल में बैठे माइकल ओडायर को क्या कर देते हैं दोस्तों, टिचकियां कर देते हैं, यानी कि गोली मार देते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो सरदार उधम सिंह की जो 120वीं जयंती मनाई गई थी, आपकी मनाई गई थी 26 दिसंबर 2019। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे। अगर बात कर लेते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक, तो हो जाएंगे दोस्तों जॉर्ज वाशिंगटन। कौन हो जाएंगे, जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका की क्रांति के दौरान जनरल जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिकी सेना का क्या किया था, नेतृत्व किया था। वाशिंगटन में अमेरिकन उपनिवेशों को एकीकृत करके संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था। यानी कि वहां पर जो आपकी 13 निवेश कंपनियां थी, कितनी थी, 13 कंपनियां थी। इनमें से दोस्तों इन्होंने क्या किया था, 13 में से जो आपकी 13 कंपनियों में से 12 कंपनियां थी, इनको एक साथ क्या कर दिया था, राजी कर लिया था। क्योंकि ये चाहते थे जो 13 कंपनियां हैं ये स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। उसके बाद जब ये जैसे 12 कंपनियां घोषणा करती हैं तो 13वीं जो कंपनी थी वो भी इसमें शामिल हो जाती है। तो इस कारण 13 के 13 जो उपनिवेश थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। कब किया था, तो याद रखेंगे 4 जुलाई 1776 को। तभी से दोस्तों अमेरिका को आज़ाद माना जाता है। और बाद में 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है। और दोस्तों इन्हीं के नाम पर अमेरिका की जो राजधानी है वो आपकी क्या बनाई गई है, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, इसको भी याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के विरोध के लिए वर्ष 1962 में 27 वर्ष का कारावास की सजा किसे मिली थी। तो याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका में गोरे और काले का भेद बहुत ज्यादा होता था 1950 से 1970 के दशक में। तो दोस्तों 1962 में इसी क्रम में दोस्तों आते हैं आपके नेल्सन मंडेला। कौन आते हैं, याद रखना है, नेल्सन मंडेला क्या करते हैं 1962 में दोस्तों, काले और गोरे के जो विरोध था, जो रंग भेद था, इसका विरोध कर रहे थे। उस कारण वहां के जो गोरे लोगों की सरकार थी उन लोगों ने क्या कर दिया, नेल्सन मंडेला को 27 वर्ष की सजा दी, ठीक है। जब 27 वर्ष की सजा दी तो दोस्तों 1990 में आगे चलकर जब ये 27 वर्ष की सजा काट कर आए दोस्तों, इसके बाद इन्होंने चुनाव लड़ा और 1990 के आसपास दोस्तों ये क्या बने थे दोस्तों, याद रखना है, ये आपके बने थे अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति। कहाँ के, अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे आपके नेल्सन मंडेला। वर्ष 1990 में भारत सरकार के द्वारा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। 1993 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, हम्पी को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया। अगर बात कर लेते हैं हम्पी को, तो हम्पी को याद रखना दोस्तों 1986 में। 1986 में जो हम्पी है ये आपका विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। कहाँ की, जो विजयनगर साम्राज्य था दक्षिण भारत के कर्नाटक में, कहाँ पर था ये भी याद रखना है, ये कर्नाटक में था। और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी ये आपकी हम्पी हुआ करती थी। और जब यहाँ पर एक युद्ध हो जाता है 1565, इसके बारे में हमने कल बताया था, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा के युद्ध के बाद हम्पी पूरी तरह से क्या हो जाती है, ये तहस नहस हो जाती है। यहाँ पर खंडर बचे हैं वर्तमान में। और तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटक में स्थित है, इसको याद रखना है। और 1986 में दोस्तों यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। बात कर लें भारत में कुल यूनेस्को विश्व धरोहर की, तो 40 साइटें हैं, जिनमें से 39वें नंबर की विश्व धरोहर रमप्पा मंदिर है। और 40वीं नवीनतम विश्व धरोहर साइट आपकी धौलावीरा हो जाएगी। ये भी याद रखना है। क्वेश्चन यदि पूछ ले कि भारत की पहली यूनेस्को विश्व धरोहर कौन थी, तो ये बताना है अजंता की गुफाएं थी। और दोस्तों ये बनी थी आपकी 1983 में। कब बनी थी, याद रखना है 1983 में बनी थी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, आधुनिक राजनीति दर्शन का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक दोस्तों कहा जाता है मैकियावेली को। किसको कहा जाता है, मैकियावेली को कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर इंजीनियर दिवस मनाते हैं।
अगर बात कर लेंगे दोस्तों इंजीनियर दिवस की, तो ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। और 15 सितंबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि भारत के एक इंजीनियर थे, यानी कि अर्थशास्त्री थे, जिनको दोस्तों कहा जाता है एम विश्वेश्वरैया। क्या कहा जाता है? एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर क्या मनाते हैं हम? पूरे भारत में विश्व इंजीनियर दिवस मनाते हैं। इसको भी याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर किस दिन उतरे थे? अगर बात कर लेते हैं नील आर्मस्ट्रांग के बारे में, तो 20 जुलाई याद रखेंगे दोस्तों, ये डेट थी आपकी 20 जुलाई 1969। 20 जुलाई 1969 की वो ऐतिहासिक डेट थी जब अमेरिका का अपोलो 11, याद रखना है, अमेरिका का अपोलो 11 यान चंद्रमा पर 3 लोगों को लेकर गया था, जिनमें से आपके नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और बज एल्ड्रिन, बज एल्ड्रिन शामिल थे। दोस्तों इन तीनों में जो माइकल कॉलिंस थे, ये ऊपर दोस्तों एक ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे यान में बैठे हुए थे। ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे यान में बैठकर क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। जबकि नील आर्मस्ट्रांग दोस्तों और बज एल्ड्रिन ये दोनों चंद्रमा की सतह पर गए थे, जिनमें से पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, जबकि और दूसरा कदम किसने रखा था? तो याद रखना ये भी नील आर्मस्ट्रांग ने ही रखा था, ठीक है, क्योंकि उनके 2 पैर हैं, एक पैर के नहीं थे, तो पहला पैर भी उन्होंने रखा, दूसरा पैर भी, लेकिन तीसरा पैर जो चंद्रमा पर था वो बज एल्ड्रिन का था, ये भी याद रखना है। और चौथा पैर किसका था? तो वो भी बज एल्ड्रिन का ही था, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका? नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन, ठीक है, सॉरी, इसका जो राइट आंसर हुआ नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 के तहत कहाँ गए थे? चंद्रमा पर गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हैं दोस्तों आपके नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस, बज एल्ड्रिन, इनको याद रखना है। इन्होंने एक लाइन लिखी थी जब ये पहुंच गए थे वहां पर, 1 स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, 1 जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, ठीक है, इसको याद रखना है। ये लाइन किसकी है? नील आर्मस्ट्रांग की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, मोनालिसा किसकी कृति है? अगर बात कर लेते हैं मोनालिसा की, तो ये आपकी लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची की एक प्रसिद्ध कृति है। ये क्या है? एक चित्रकला है। क्या है? चित्रकला, यानी कि चित्र है, ये एक प्रकार का चित्र है। और ये इस चित्र को कहा जाता है, इसके जो होंठ बने थे, इसके जो दोस्तों होंठ बने थे, इनके होंठों को बनाने के लिए 14 वर्ष का समय लगा था। क्योंकि दोस्तों आप इसको जिस नज़रिए से देखेंगे, यदि आप इस चित्र को आप दुख में देखेंगे तो ये चित्र आपको दुखी दिखाई देगा, और यदि आप इसको खुश देखना चाहते हैं, आप खुश हैं तो इसको देखेंगे तो ये खुश दिखाई देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इसकी कलाकृति थी वो आपकी लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई गई थी 15वीं शताब्दी के आसपास, ये भी याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोनालिसा किसकी हो जाएगी? आपकी लियोनार्डो दा विंची की हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा था, बिम्सटेक में कुल कितने सदस्य हैं? अगर बात कर लेते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की, तो दोस्तों इसकी जो ये आपका बिम्सटेक है, इसमें कुल मिलाकर के 7 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं दोस्तों? 7 सदस्य। और वो 7 सदस्य कौन कौन से हैं? तो इस प्रकार से आपको एक मैप याद रखना है, जिनमें से आपका दोस्तों भारत है, ठीक है, भारत है, उसके साथ आपका श्रीलंका है, श्रीलंका के अलावा यहाँ पर भूटान है, फिर नेपाल है, और इसके अतिरिक्त क्या है? आपका म्यांमार है दोस्तों, थाईलैंड है, और आपका कौन हो जाएगा? यानी कि कौन कौन हो चुके हैं? भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, और एक और देश है जिसका नाम क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे, और आपका बांग्लादेश। यानी कि कुल मिलाकर के 7 सदस्य हैं इसमें, जिनमें से यहाँ पर लिखा भी है भारत, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। बिम्सटेक की अगर बात की जाए तो दोस्तों थाईलैंड घोषणा पत्र के तहत इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। थाईलैंड की जो आपके घोषणा पत्र था, इसके तहत इसकी स्थापना होती है 1997 में। और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए, किसकी दोस्तों? हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपका ढाका में स्थित है। कहाँ पर है? ढाका, जो कि बांग्लादेश की वर्तमान में राजधानी है। पहले ये क्या होता था? बिम्सटेक होता था, जिसमें आपके 4-5 देश हुआ करते थे, लेकिन बाद में भूटान और नेपाल को भी जोड़ लिया, 5 देश हुआ करते थे पहले, जिसमें से आपका भारत, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका और आपका थाईलैंड, और ये कौन था? इस तरह से इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन करके था। तो कुल मिलाकर 5 देश थे, लेकिन वर्तमान में आपके 7 हो चुके हैं, क्योंकि भूटान और नेपाल भी जुड़ गए हैं। तो अब वर्तमान में इसका जो नाम हो गया है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है, 1997 में स्थापना होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो बस दोस्तों अगर बात कर लें धर्म सुधार आंदोलन के बारे में, तो मार्टिन लूथर किंग ये आपके क्या थे? धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक थे। इसको भी याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सलमान खान का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सलमान खान के अगर जन्म की बात की जाए दोस्तों, इनका जन्म हुआ था इंदौर में। कहाँ पर हुआ था? इंदौर में 27 दिसंबर 1965। 27 दिसंबर 1965 को किसका जन्म हुआ था? तो याद रखना है भाईजान का। किसका? भाईजान, यानी कि सलमान खान का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शंकर दयाल शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों बात कर लें अगर शंकर दयाल शर्मा की, तो ये भारत के 9वें प्रेसिडेंट थे। क्या थे? याद रखेंगे, भारत के 9वें प्रेसिडेंट थे। और जो दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1999। 26 दिसंबर 1999 इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। ये भी याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है ये हो जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ पर हो जाएगा? जेनेवा स्विट्जरलैंड। अगर बात कर लें WTO की तो इससे इसका पहला नाम था गेट। क्या नाम था दोस्तों? गेट नाम था। और इसके भी पहले इसका नाम था ITO। क्या नाम था? ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना आपकी 1944 के आसपास होती है। इसके बाद गेट बनता है और गेट की स्थापना आपकी होती है ये आपकी 1948 में, ठीक है, 1948 में। और 1995 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया जाता है। इसकी जो वर्तमान में अध्यक्ष है दोस्तों वो है नागोजी, ये याद रखना है, नागोजी ओंकाजा इवेला। क्या नाम है? नागोजी ओंकाजा इवेला। ये वर्तमान में क्या है? पहली महिला अध्यक्ष है किसकी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO की। इसका जो मुख्य कार्य है दोस्तों ये विश्व में व्यापार को बढ़ावा देना और शांतिपूर्ण व्यापार विभिन्न देशों के मध्य करवाना, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है विभिन्न देशों के मध्य शांतिपूर्ण व्यापार करवाना, जबकि विश्व व्यापार को बढ़ावा देना। मुख्यालय जिनेवा में, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, जिनमें से आपका आगा खां शामिल था। कौन था? आगा खां। आगा खां के बाद दोस्तों नवाब सलीमुल्लाह खां था। कौन था? याद रखेंगे, सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां, ठीक है, सलीमुल्लाह खां था जो कि आपका ढाका का नवाब हुआ करता था। इसको याद रखेंगे। इन दोनों ने, इसके साथ एक व्यक्ति और था, तीनों ने मिलकर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। उत्तर प्रदेश संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दोस्तों दिया जाता है गौरव भारती पुरस्कार। गौरव भारती जो अवार्ड है दोस्तों किसके द्वारा दिया जाता है? उत्तर प्रदेश का जो संस्कृति मंत्रालय है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये यूपी पुलिस में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप लोग 3 स्टार के साथ नोट कर लेंगे, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अगर भारतीय मौसम विज्ञान की बात की जाए तो इसका मुख्यालय हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में हो जाएगा। और दोस्तों ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत? जो आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है इसके अंतर्गत आता है भारतीय मौसम विज्ञान मंत्रालय, ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान आपका जो संगठन है, संगठन नहीं है, ये एक संस्था है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17.7%। 17.7% विश्व की जनसंख्या भारत की जनसंख्या है, ठीक है। विश्व की जनसंख्या मान लीजिए आपकी कितनी है? 100 है। तो इसमें से 17.7% जनसंख्या कहाँ की है? ये आपकी भारत की है, इसको याद रखना है। इसके अतिरिक्त आपसे पूछेगा जमीन, जो भारत का जमीनी हिस्सा है वो विश्व की तुलना में कितना है, तो बताना है 2.4%, ठीक है। 2.4% आपका कितना है? विश्व की तुलना में भारत का जमीनी हिस्सा है। ये भी याद रखना है। जनसंख्या के मामले में हम कौन से स्थान पर हैं? तो जनसंख्या के मामले में हम वर्तमान में फर्स्ट पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह का तापमान किस गैसों के कारण होता है। तो दोस्तों शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह की बात की जाए तो यानी कि जो आपका शुक्र है, शुक्र पर दोस्तों आपकी 96% पाई जाती है CO2। क्या पाई जाती है? CO2। और उसी प्रकार आपके मंगल ग्रह की बात की जाए दोस्तों यहाँ पर आपकी 95% CO2 पाई जाती है, ठीक है। तो इस कारण यहाँ का जो तापमान है बढ़ता रहता है और इसका जो मुख्य कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों गौरी मारिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। गौरी मारिया नृत्य आपका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, ठीक है, इसको याद रखना है। गौरी मारिया छत्तीसगढ़ का हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यदि पसंद आया है तो आपसे निवेदन है एक बार से सेशन को क्या करना है? लाइक करना है, दोस्तों में सेशन को शेयर करना है। यदि चैनल पर नए हैं और इस तरह के निरंतर एनालिसिस चाहते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखते रहिए जी, ये सब बाई सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना। मिलते हैं एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।